क्लास 12 जीव विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। ये मॉडल पेपर एनसीईआरटी पर आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ये सैंपल पेपर लाए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन परीक्षा में फंसेंगे। चलिए सॉल्व करवाते हैं पूरा पेपर एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का होता है। तो देखिए इसमें 4 खंड होते हैं। पहला है मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। मानव में लिंग निर्धारण मां के लिंग गुणसूत्र से, पिता के लिंग गुणसूत्र से, अंडाणु के माप से, शुक्राणु के माप से। कौन सा आंसर सही हो सकता है? तो देखिए इसमें आंसर से होगा दूसरा, पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। आपको बता दें माता में XX लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि पिता में XY लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। और ये जो Y गुणसूत्र है यही लिंग का निर्धारण करता है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एंटी सीरम में होते हैं। एंटी सीरम में क्या होता है? एंटीजन, श्वेत रुधिराणु, एंटीबॉडी, लाल रुधिराणु। एंटी सीरम में क्या पाया जाता है? तो हम सभी लोग जानते हैं एंटी सीरम में एंटीबॉडीज होते हैं। एंटीबॉडी एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 1-2 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड की जांच के लिए किया जाने वाला परीक्षण है। जो टाइफाइड की जांच होती है उसके लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? एलिसा परीक्षण, ESR परीक्षण, PCR परीक्षण, विडाल परीक्षण। कौन सा आंसर सही होगा? तो हम सभी लोग जानते हैं इसमें विडाल परीक्षण किया जाता है। टाइफाइड बुखार की जांच के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की इंसुलिन में सी पेप्टाइड है। मनुष्य की जो इंसुलिन है उसमें सी पेप्टाइड है। 4 ऑप्शन देखिए आपको दिखाते हैं, दिए गए हैं। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है इसमें से? मनुष्य की इंसुलिन में सी पेप्टाइड है, तो इसमें आंसर सही होगा तीसरा, प्रो इंसुलिन के परिपक्वन से इंसुलिन बनते समय हटा दिया जाता है। फिर 2 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए जो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है इसमें 5 खंड होते हैं। पहला है निम्नलिखित शब्दावलियों को सही विकासीय क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही विकासीय क्रम में व्यवस्थित करना है। परागकण, बीजाणुजन ऊतक, लघु बीजाणु चतुष्क, पराग मात्र कोशिका और नरयुग्मक। तो देखिए इसको सही क्रम में कैसे लिखेंगे? नंबर 1 पर कर दीजिए बीजाणुजन ऊतक को, तो ये हो जाएगा बीजाणुजन ऊतक हो जाएगा। और इसके बाद एरो लगाएंगे। फिर दूसरा हो जाएगा पराग मात्र कोशिका, तो हो जाएगा पराग मात्र कोशिका हो जाएगा दूसरे नंबर पर। फिर इसी के आगे एरो लगाएंगे, यहां पर लिख देंगे लघु बीजाणु चतुष्क तीसरे नंबर पर ये हो जाएगा। और चौथे नंबर पर परागकण हो जाएगा और 5वें नंबर पर नरयुग्मक। इस तरह से विकासीय क्रम में व्यवस्थित हो जाएगा। अब अगला है यदि कोई व्यक्ति वृद्धि कारकों का प्रयोग करते हुए अनिषेक जनन को प्रेरित करता है तो आप प्रेरित अनिषेक जनन के लिए कौन सा फल चुनते हैं और क्यों चुनते हैं? तो आपको बता दें इसमें केले का फल चुनेंगे। केले का फल चुनते हैं। क्यों चुनते हैं? क्योंकि जो केला होता है केला में बीज नहीं होते हैं। बीज नहीं होते हैं, केले में बीज नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि केला बीज रहित होता है। बीज रहित होता है इसलिए चुनते हैं। फिर अगला है आर्थो चक्र क्या है, यानी MC क्या है बताना है। तो देखिए जो स्त्री होती है, स्त्री के आपको लिख कर बताते हैं, स्त्री के अंडाशय और गर्भाशय, स्त्री के अंडाशय और गर्भाशय में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों को आर्थो चक्र कहते हैं। स्त्री के अंडाशय और गर्भाशय में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों को आर्थो चक्र कहा जाता है, या इसे माहवारी चक्र भी कहा जाता है। और ये 28 दिनों के अंतराल पर होता है। 28 दिनों के अंतराल पर होता है। फिर अगला है वृषण के 2 प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। तो देखिए एक कार्य तो ये हो जाएगा कि नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का श्रावण करना
पहला कार्य तो ये हो जाएगा, और दूसरा कार्य आप बता सकते हैं नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करना, शुक्राणु का निर्माण करना। ये दो कार्य इसके हो जाएंगे वृषण के। फिर अगला क्वेश्चन है संकर पूर्व संकरण यानी बैक क्रॉस और परीक्षण संकरण यानी टेस्ट क्रॉस में अंतर बताइए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और हमने अपने चैनल में बहुत नोट्स के साथ बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें, जो मेंडल थे उन्होंने जैसे यहां पर शुद्ध लंबे पौधे लिए थे और इधर शुद्ध बौने पौधे लिए थे, और इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराया था तो यहां पर संकर लंबे पौधे उत्पन्न हुए थे। अब ये P1 पीढ़ी थी, ये F1 पीढ़ी थी। अब बैक क्रॉस समझते हैं। तो जब संकर लंबे जो पौधे हैं इनका क्रॉस P1 पीढ़ी के किसी भी जनक से कराया जाता है, तो देखिए ये F1 पीढ़ी हो गई। अब ये जो संकर लंबे पौधे आए हैं इनका क्रॉस चाहे इससे कराया जाए चाहे इससे कराया जाए तो इसे ही बैक क्रॉस कहा जाता है। बैक क्रॉस क्या है? जब F1 पीढ़ी का क्रॉस P1 पीढ़ी के किसी भी जनक से कराया जाता है तो उसे ही बैक क्रॉस कहते हैं। और परीक्षण क्रॉस क्या हुआ कि जैसे ये शुद्ध लंबे पौधे थे, शुद्ध बौने पौधे थे और संकर लंबे पौधे हैं, तो ये प्रथम पीढ़ी हुई F1 पीढ़ी, ये P1 पीढ़ी हुई। तो जब F1 पीढ़ी का क्रॉस अप्रभावी जनक से, ये अप्रभावी था, अप्रभावी जनक से कराया जाता है, अप्रभावी जनक से कराया जाता है तो उसे ही परीक्षण क्रॉस या टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। विद नोट्स आप इसको समझने के लिए हमारे चैनल से जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए 3 नंबर का पहला है डीएनए पुनर्योजन तकनीक क्या है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डीएनए पुनर्संयोजन या डीएनए पुनर्योजन या डीएनए रिकॉम्बिनेंट। तो डीएनए पुनर्योजन क्या होता है, डीएनए रिकॉम्बिनेंट क्या है? देखिए जैसे कोई एक जीवधारी ये है और दूसरा ये है, इसके वांछित डीएनए को निकाल लिया गया, यहां पर इसके डीएनए को निकाल लिया गया, इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से कट किया, इसको कट किया वांछित जीन को, और इन दोनों को जोड़ करके एक नया डीएनए जो बनाया गया, इस नए डीएनए को ही पुनर्योगज डीएनए कहा जाता है। और ये जो पूरी बनाने की प्रक्रिया है इसी को पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहते हैं या टेक्निक कहते हैं। ये क्या कहलाएगा? पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। तो इसकी परिभाषा हम कैसे बता सकते हैं कि जब दो जीवों के डीएनए को मिलाकर एक नया डीएनए अणु तैयार किया जाता है तो उसी डीएनए को पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। और ये तकनीक, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहलाती है। फिर अगला है जैव विविधता के 3 आवश्यक घटकों के नाम लिखिए। तो देखिए इसमें पहला घटक आप बता दीजिए आनुवंशिक विविधता। आनुवंशिक विविधता पहला घटक हो जाएगा। दूसरा घटक बता दें जातीय विविधता, जातीय विविधता। और तीसरा बता दीजिए पारिस्थितिक विविधता। ये 3 घटक हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है शिशु का रुधिर वर्ग O है, पिता का रुधिर वर्ग A है और माता का रुधिर वर्ग B है। जनकों के जीनोटाइप मालूम कीजिए और अन्य संतति में प्रत्याशित जीनोटाइप की जानकारी प्राप्त कीजिए। अब देखिए पिता का रुधिर वर्ग दे रखा है, पिता का रुधिर वर्ग जो दे रखा है ये A दे रखा है, A। तो A का जीनोटाइप क्या होगा? IA हो जाएगा। और इसका एक और होगा IA0। और माता का रुधिर वर्ग रेखा है, माता का जो रुधिर वर्ग है B है, तो इसका जीनोटाइप हो जाएगा IB। और दूसरा एक होगा IB0। अब O का अगर देखा जाए तो O का रुधिर वर्ग इसका क्या होगा? I0।
I0 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है अपघटक किसे कहते हैं? तो देखिए, जो जीवाणु हैं, कवक हैं, ये क्या होते हैं? अपघटक कहलाते हैं। ये जो चीजें होती हैं उनका अपघटन करते हैं, उनको खत्म करते हैं, उन्हें ही अपघटक कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि ऐसे जीव जो उत्पादक और उपभोक्ताओं के मृत शरीरों को सरल यौगिकों में अपघटित कर देते हैं, अपघटित करते हैं, उन्हें ही अपघटक कहा जाता है। तो अपघटक की परिभाषा अब आपको समझ में आ गई होगी। अब अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया? किन्हीं 4 लक्षणों के नाम लिखिए। तो मेंडल ने 7 लक्षणों का चुनाव किया था। 7 लक्षणों का चुनाव इन्होंने किया था। अब कहा गया है किन्हीं 4 लक्षणों को लिखिए। तो पहला बता दीजिए, पुष्प का रंग, पुष्प का रंग हो जाएगा। दूसरा बता दीजिए फली का रूप, तो फली का रूप हो जाएगा। तीसरा बता दीजिए बीज की आकृति, बीज की आकृति हो जाएगी। और चौथा हो जाएगा बीज का रंग। इसी तरह से 7 लक्षण बताए थे। अब चूंकि 4 कहा तो यहां पर 4 लिख दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, वंशागत या आनुवांशिकता तथा आनुवांशिकी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, वंशागत या आनुवांशिकता क्या है कि जब माता पिता के लक्षण उनकी संतानों में पहुंचते हैं तो उसे ही वंशागति या आनुवांशिकता कहते हैं। और आनुवांशिकी इन लक्षणों के अध्ययन का जो विज्ञान है उसे ही आनुवांशिकी कहा जाता है। जिसमें वंशागत लक्षणों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं। फिर अगला है, पादपों की जात विविधता 22%, जंतुओं की 72% की अपेक्षा बहुत कम है। क्या कारण है कि जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है? तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि इसमें आप बता सकते हैं कि ये जो जंतु होते हैं, जंतुओं के जो अनुकूलन क्षमता पाई जाती है, अनुकूलन क्षमता अधिक होती है पादपों की अपेक्षा। जंतुओं की अनुकूलन क्षमता पादपों से अधिक होती है। एक तो ये हो गया इसका कारण। क्या कारण पूछा गया है? तो जंतुओं की अनुकूलन क्षमता पादपों से अधिक होती है। और आप दूसरा बता सकते हैं कि जो पादप होते हैं एक स्थान पर रहते हैं, एक स्थान पर रहते हैं, जबकि जो जंतु होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने आप चले जाते हैं, ये बता देंगे। और आप बता सकते हैं कि ये वातावरण के अनुसार जल्दी अनुकूलित हो जाते हैं, जल्दी अनुकूलित हो जाते हैं। जो जंतु होते हैं वातावरण के अनुसार जल्दी अनुकूलित हो जाते हैं। और इनमें तंत्रिका तंत्र जो पाया जाता है वो इसमें समन्वय बनाए रखता है। जो तंत्रिका तंत्र होता है वो इनमें क्या होता है? तंत्रिका तंत्र समन्वय बनाए रखने का कार्य करता है। तो इस तरह से बता देंगे, आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, सुक्रिय प्रद्रव्य सेमिनल प्लाज्मा के प्रमुख संघटक क्या हैं? तो देखिए, इसमें पुरुष जनन ग्रंथियां आएंगी। और पहली बात तो आप आधिवृषण लिख सकते हैं, आधिवृषण हो जाएगा। शुक्रवाहिका हो जाएगी, शुक्राशय आएगा। इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा आपको। पुरुष जनन ग्रंथियां, पुरुष जनन ग्रंथियां बता दीजिए। बल और ऐसे ही जो पुरुष जन की ग्रंथियां हैं वो सारी आप बता करके उनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके डिटेल लिखना होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया से ग्रसित एक पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से किया जाता है। उनकी संतानों में इस रोग की वंशागति को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। देखिए, जो पुरुष है, पुरुष के लिंग गुणसूत्र होते हैं XY और XY है ये। और पुरुष का एक हीमोफीलिया से ग्रसित है
तो इसके X गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन आ जाएगा। जो स्त्री है सामान्य है तो सामान्य स्त्री हो जाएगी। अब इनके गैमीट को निकाल लेंगे इस तरह से। आप चाहें तो इसको गोले में कर सकते हैं। ये इसके गैमीट्स को निकाला और फिर इनका क्रॉस करा देंगे। देखिए इस तरह से एक्स वाई हो जाएगा, ये एक्स वाई आएंगे। तो देखिए इसमें जितनी भी पुत्रियां आई हैं वो हीमोफीलिया की वाहक हैं। पुत्री क्या होंगी? वाहक होंगी। ये भी पुत्री क्या है? वाहक। और जितने भी पुत्र होंगे वो सभी सामान्य पैदा होंगे। तो एक पूछा गया था, हीमोफीलिया से ग्रसित एक पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से किया गया, उनकी संतानों में रोग की वंशागति को रेखा चित्र की सहायता से समझाना है। तो आप बताएंगे इनकी सभी पुत्रियां हीमोफीलिया की वाहक होंगी और सभी पुत्र सामान्य होंगे। इस तरह से चित्र बना करके समझाना है। फिर अगला है डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इधर आप लिखना डीएनए और इधर लिखना आरएनए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डीएनए आरएनए वाला। अब ये जो डीएनए है इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। जो आरएनए है इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। राइबोज शर्करा होती है। और ये तो पहला हो जाएगा। दूसरा बता दीजिए कि जो डीएनए है इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन नाइट्रोजन बेसेस पाए जाते हैं, जबकि जो आरएनए होता है इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन की जगह पर यूरेसिल नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। और इसी तरह से आप बता सकते हैं कि जो डीएनए है ये केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए केंद्रक में पाया जाता है और जबकि जो आरएनए है ये केंद्रक के अलावा कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। तो इस तरह से कई सारे अंतर हमारे चैनल में अपलोडेड हैं। आप लोग जाकर के इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत ही आसानी तरीके से चित्र सहित समझाया हुआ है अंतर को। तो जाइएगा यूट्यूब सर्च बॉक्स में लिखिए डीएनए और आरएनए में अंतर, स्पेस छोड़िए, बायोलॉजी साइंसेस के एंटर कीजिए, आ जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्पादक तथा उपभोक्ता में अंतर लिखिए। देखिए जो उत्पादक हैं ये हरे पौधे होते हैं। हरे पौधे उत्पादक होते हैं क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। भाई हरा पेड़ पौधा है, हरा है तो इसमें पर्णहरिम है, तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो कार्बन डाइऑक्साइड जीव जंतुओं से लेगा, वातावरण से लेगा, जल इधर से खींचेगा और प्रकाश की उपस्थिति में, पर्णहरिम की उपस्थिति में अपने ग्लूकोज का निर्माण कर लेता है। C6H12O6 का ये ग्लूकोज इनका भोजन होता है, भोजन बनाते हैं, तो इसीलिए उत्पादक कहलाते हैं, स्वयं भोजन बना लेते हैं। जबकि जो उपभोक्ता होते हैं ये अपने भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, या कह लीजिए कि हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। ये स्वयं भोजन नहीं बना पाते, स्वयं भोजन नहीं बना पाते। जैसे अन्य जंतु, शाकाहारी जो जंतु होते हैं, जो मांसाहारी जंतु होते हैं, ये सब उपभोक्ता होते हैं। अगर इस पर और डिटेल से जानना चाहते हैं आप अंतर, तो हमारे चैनल से जाकर के उत्पादक और उपभोक्ता वाला अंतर देख लीजिए, चित्र से ही समझाया हुआ है। फिर अगला है अनुवादकरण का क्या अर्थ है? विवेचना कीजिए। अनुवादकरण यानी ट्रांसलेशन की प्रक्रिया बताना है। और ट्रांसलेशन या अनुवादीकरण की प्रक्रिया हमारे चैनल में फुल एक वीडियो अपलोडेड है जिसमें मैंने सबको डिटेल से समझाया हुआ है। जिसमें होता क्या है कि जो डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए का संश्लेषण होता है। आरएनए का संश्लेषण होता है और आरएनए जो बनता है, आरएनए से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनती है, या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का जो निर्माण होता है उसे ही क्या कहा जाता है? अनुवादीकरण कहा जाता है। यानी एमआरएनए अणु पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के बनने की क्रिया ही क्या कहलाती है? अनुवादीकरण कहलाती है। फिर अगला है पारितंत्र सेवा के अंतर्गत बाढ़ व भू अपरदन नियंत्रण आते हैं। यह किस प्रकार पारितंत्र के जीवी घटकों द्वारा पूर्ण होते हैं? तो देखिए इसमें जो पारितंत्र दिया गया है, हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है पारितंत्र पर, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से देख सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि पौधे, बाढ़ व भू अपरदन
को नियंत्रित करते हैं, नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाई इनकी जो जड़ें होती हैं पौधों की वो मिट्टी को जकड़े रखती हैं, जिससे बाढ़ नहीं होती है, भू अपरदन नहीं होता, मिट्टी कटती बहती नहीं है, इसलिए कहा गया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मतलब जो इनकी जड़ें हैं मिट्टी को बांधे रखती हैं और मृदा अपरदन को रोकती हैं, जिससे आंधी और बारिश आदि ये चीजें नहीं होती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए इस तरह से आप बीजांड का एक चित्र बना सकते हैं। हम अंदर से बताते हैं। यहाँ देखिए एक अंडाकार संरचना बनाइएगा, फिर इसके ऊपर एक अर्ध अंडाकार संरचना बनाइएगा और फिर इसके बाद में एक अध्यावरण बनाइएगा। इस तरह से एक अध्यावरण बनाएंगे इस तरह से, और इसके ऊपर से ये एक दूसरा अध्यावरण इधर से बनाइएगा, उधर से नहीं, और इधर से बना करके इस तरह से खींच दीजिएगा। फिर यहाँ से इसको जोड़ देना। अब इसके अंदर ये प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं, द्विध्रुवीय केंद्रक, सहायक कोशिकाएं और अंड कोशिका बना देना। फिर इसका नामांकन करेंगे तो ये हो जाएगा अध्यावरण, अध्यावरण हो जाएगा, ये निभाग हो जाएगा, और यहाँ पर ये बीजांड काय न्यूसेलस, बीजांड काय हो जाएगा, ये भ्रूण कोश हो जाएगा, भ्रूण कोश। यहाँ पर एक उद्रेक होता है जिसे रैफी कहते हैं, रैफी हो जाएगा, और ये बीजांड द्वार हो जाएगा, बीजांड द्वार, ये बीजांड व्रंत हो जाएगा, और ये बीजांडासन हो जाएगा। इस तरह से पूरा चित्र बना देना और आपको नंबर प्राप्त हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है पुरुष की सहायक नलिकाओं एवं ग्रंथियों के प्रमुख कार्य लिखिए। तो देखिए जो पुरुष की सहायक नलिकाएं हैं और ग्रंथियां, उनके कार्य क्या होते हैं, तो आप एक बता दीजिए कि ये वृषण से शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग द्वारा बाहर लाती हैं, बाहर लाती हैं। और दूसरा आप बता सकते हैं कि शुक्राणुओं का संग्रहण करती हैं, शुक्राणुओं का संग्रहण करती हैं। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि इन ग्रंथियों से जो स्राव निकलता है, निकला स्राव शुक्राणुओं में मिलकर उन्हें सक्रिय बनाता है, सक्रिय बनाता है। तो इस तरह से कई सारे कार्य बताना होगा। फिर अगला है समाचार पत्रों और लोकप्रिय वैज्ञानिक लेखों से विकास संबंधी नए जीवाश्म और मतभेदों की जानकारी दीजिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, तो इसका आंसर हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से देख सकते हैं, एक मॉडल पेपर में समझाया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से विभिन्न जन स्वास्थ्य उपाय हैं जिन्हें आप संक्रामक रोगों के विरुद्ध रक्षा उपायों को सुझाएंगे। तो ये जन स्वास्थ्य उपाय एक वीडियो में मैंने समझाए हुए हैं, एक ही वीडियो है, उसमें जाकर के आप देख लीजिए। संक्रामक रोगों के विरुद्ध जो रक्षा उपाय हैं कि आप समय समय पर हाथों को धोते रहें और नाक को बंद रखें, और बहुत सारे उपाय हमने बताए हैं, आप जाकर के उनको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए जो 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, और 5-5 नंबर के होते हैं, यानी 15 नंबर मिलते हैं कुल। एक क्वेश्चन में 3 पेज कम से कम लिखना होगा, कम से कम 3 पेज, और चित्र भी बनाने होते हैं 3 पेज लिखने के साथ में। तो 7 नंबर का क्वेश्चन है मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं। तो पूरा नर जनन तंत्र का चित्र बनाना है आपको, और चित्र बना करके उसके बारे में डिटेल से बताना होगा, चाहे वो वृषण हो, इसके बारे में बताना है, शुक्रवाहिनी है, शुक्राशय है, मूत्र मार्ग है, मूत्रा, तो इस सारी चीजों के बारे में डिटेल से आपको बताना होगा।
और फिर अगर ये क्वेश्चन नहीं करते हैं तो अथवा लगा है पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन। अगर आप लोग लघु बीजाणु जनन पर वीडियो देखना चाहते हैं तो YouTube सर्च बॉक्स में लिखिएगा लघु बीजाणु जनन, स्पेस छोड़िए, बायोलॉजी साइंसेस के एंटर कीजिए, आ जाएगा वीडियो, देख लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है। नर जनन तंत्र को भी अच्छी तरीके से समझाया गया है। फिर अगला है आनुवांशिक कोड क्या है, यानी जेनेटिक कोड क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर परीक्षा में आएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारे चैनल में अपलोडेड है आनुवांशिक कोड पर वीडियो, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। उसी तरह से मैंने बताया जेनेटिक कोड लिखिए या आनुवांशिक कोड लिखिए, स्पेस छोड़कर बायोलॉजी साइंस एसके। फिर अगर ये क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो अथवा आप कर सकते हैं मानव में प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया यानी ट्रांसलेशन की प्रक्रिया। आपको बताना होगा कि प्रोटीन कैसे बनती है, इस पूरी प्रोसेस को, कि जो डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है या एमआरएनए कैसे बनता है और एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, पूरी प्रोसेस समझानी होगी। और अगर 9 नंबर का क्वेश्चन आप करते हैं तो जैव विविधता किसे कहते हैं, जैव विविधता की क्षति के कारण और इसके संरक्षण की विधियां। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीनों क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बताए हैं इसमें से जरूर परीक्षा में आएंगे और इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस सभी क्वेश्चन का आंसर हमारे चैनल में अपलोडेड है, आपको मिल जाएगा, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।